अमीर वर्सेस गरीब बेटी। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां सीमा रहा करती थी। सीमा बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके माँ बाप मजदूरी किया करते थे और उसी से उसका पालन पोषण और उसकी पढ़ाई करवा रहे थे। अब सीमा 5वीं क्लास पास कर चुकी थी, इसलिए अब उसे बड़े स्कूल में डालने का समय था। एक दिन उसकी माँ बोलती है, अजी सुनते हो, सीमा ने ना 5वीं पास कर ली है। अब हमें उसे अच्छे स्कूल में डालना पड़ेगा, नहीं तो वो भी हमारी तरह यही काम करती रह जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, मैं अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। सीमा उनकी ये बात सुनती रहती है और वो मन में सोचती है, मेरे पापा मेरे लिए कितना कुछ सोच रहे हैं। मैं उनका नाम कभी नीचे नहीं डुबाऊंगी, हमेशा ऊंचा ही रखूंगी और उन्हें जिंदगी में सारी खुशियां दूंगी और मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए। कुछ समय में सीमा के पापा और उसकी मम्मी ने पैसों का जुगाड़ करके जैसे तैसे सीमा को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया और सीमा भी बहुत खुश थी। सीमा का स्कूल में पहला दिन था। वो क्लास में जाकर बैठती है और बोलती है, ये सब बच्चे तो बहुत ही बड़े बड़े घर से लगते हैं, इनके बीच मेरा क्या होगा। सब बच्चे बहुत अलग अलग जगह से थे। सीमा सबसे बात करने की कोशिश करती है, मगर कोई उससे बात नहीं करता। उसे अपने जैसा कोई नहीं दिख रहा था। वो अकेले ही पहली सीट पर आकर बैठ जाती है। उसके बराबर में एक बहुत सुंदर लड़की आकर बैठ जाती है, जो उससे बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है, तुम अपना नाम बताओ। मैं प्रिया हूँ। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में टीचर सब बच्चों का इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर देती है। सीमा को नहीं पता था कि प्रिया कहाँ से आती है और उसके घर वाले क्या करते हैं। वो ये सवाल पूछने ही वाली थी, इतने में प्रिया की बारी आ जाती है। प्रिया, तुम अपने बारे में बताओ। मैं प्रिया हूँ और मेरे पापा शहर के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। सीमा मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, ये इतनी अमीर है और ये मेरे पास आकर क्यों बैठ गई। सीमा, अब तुम अपने बारे में बताओ। मैं सीतापुर गांव से आई हूँ और मेरे मम्मी पापा खेत में काम करते हैं। हमारी छोटी सी जमीन है और 2 भेड़ बकरी है। सीमा की ये बात सुनकर सभी बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये गवार कहाँ से आ गई यहाँ पर? ये हम लोगों के बीच इतने बड़े और महंगे स्कूल में कैसे पढ़ पाएगी? सीमा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो सीट पर बैठकर रोने लगती है। सीमा, तुम मत रो, देखो मैं इन्हें अभी सबक सिखाती हूँ। प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल पर हाथ पटक कर एकदम से खड़ी होती है। इस स्कूल में ये कहीं नहीं लिखा कि कौन से स्कूल में कौन पढ़ सकता है और कौन नहीं, और कौन गरीब है कौन अमीर। पढ़ाई पर सबका बराबर का हक है और इसमें कुछ काबिलियत होगी तभी ये इतने बड़े स्कूल में इसको एडमिशन मिल गया, न कि तुम लोगों की तरह डोनेशन के पैसे भरकर यहाँ पर आई है। और आइंदा से सीमा को किसी ने कुछ कहा तो समझ लेना वो मुझसे कह रहा है और तुम्हें मेरा तो पता ही है। फिर सीमा प्रिया से कहती है, कोई बात नहीं प्रिया, ऐसे तो लोग कहते ही रहते हैं। लोग आजकल अमीर गरीब का सबसे बड़ा फर्क मानते हैं, उनकी काबिलियत को नहीं देखते। नहीं सीमा, लोगों की ये सोच गलत है। हम सब इंसान हैं और हम सबको ही भगवान ने भेजा है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा तो हम क्यों करें। प्रिया की ऐसी सोच देखकर सीमा बहुत खुश थी और उसे लगा कि दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं और उन्हें अपने जैसा मानते हैं। सीमा और प्रिया की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई थी। सीमा प्रिया की पढ़ाई में मदद किया करती थी और प्रिया सीमा के साथ रहती थी। वो सीमा के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाती रहा करती थी। अरे प्रिया, तुम मुझे क्यों ये इतना सब कुछ देती रहती हो? मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाती। तुम ना मुझे गिफ्ट देना बंद कर दो। अरे मेरी बहन, अगर मैं तुझे गिफ्ट नहीं दूंगी तो किसको दूंगी? मेरा तो और कोई दोस्त भी नहीं है और ना ही मेरी कोई बहन है, तो तू ही मेरा सब कुछ है। एक दिन सीमा के माता पिता शादी में जा रहे थे। वो उससे बोलते हैं,
सीमा बेटा, हम रात को देर से आएंगे क्योंकि ये खास रिश्तेदार की शादी है, तो अगर तुझे सही लगे ना तो तू प्रिया के घर चली जाना, ठीक है? हाँ माँ पापा, आप चिंता मत करो और बेफिक्र होकर जाओ। प्रिया सीमा को अपने घर ले जाती है और वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में प्रिया के पापा वहाँ आ जाते हैं। पापा, ये सीमा है मेरी दोस्त, आज रात को ये यहीं पे रहेगी। प्रिया के पापा सीमा को अच्छी तरह से देखते हैं और वो चौंक जाते हैं और सोचते हैं, ये प्रिया की कैसी दोस्त है, ये तो बहुत गरीब है, इसके पाँव में तो ढंग की चप्पल भी नहीं है। वो प्रिया को कमरे में ले जाते हैं और उससे बोलते हैं, प्रिया बेटा, कम से कम अपने साथ वाले लोगों से तो दोस्ती किया करो। और ये तुम्हारी कैसी दोस्त है, इसके पाँव में तो चप्पल भी नहीं है कोई ढंग की, और तुम इसे अपने घर तक ले आई। पापा, आप मेरी दोस्त की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। अरे मैं तो बस कह रहा हूँ बेटा, अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ दोस्ती किया करो। प्रिया गुस्से से रूम से बाहर आती है, पर सीमा सब कुछ सुन लेती है। वो प्रिया से बोलती है, सीमा मुझे माफ कर दे, मेरे पापा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर तो दिल पर मत लेना। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है ये सब सुनने की, तुम चिंता मत करो। सीमा और प्रिया की दोस्ती वक्त के साथ और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। लेकिन जब जब सीमा प्रिया के घर जाती थी तो उसके पापा ने हमेशा उसे ऐसे ही बेइज्जत किया था और उसे उसकी औकात याद दिलाते रहे। मगर प्रिया की मम्मी बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सीमा को बहुत सम्मान दिया करती थी और उसे एकदम अपनी दूसरी बेटी की तरह मानती थी। आज भी सीमा प्रिया के घर आई है। सॉरी सीमा, आज पापा ने फिर से तुझे ताना दिया। अरे यार, अब तो तेरे पापा के ताने सुनने की ना आदत पड़ गई है। जब भी मैं आती हूँ तो वो मुझे इसी तरह बहुत ज्यादा बेइज्जत कर देते हैं। मुझे ऐसे बोलकर शर्मिंदा तो मत कर यार। चल ये ले पानी पी। सीमा कांच के गिलास से पानी पी रही होती है और उसके हाथ से गिलास फिसल जाता है और ये चीज प्रिया के पापा देख लेते हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़की को उठने बैठने की तमीज भी नहीं है। ये गवार है और इन्हें थोड़ा सा भाव क्या दे दो, ये तो सर पर ही चढ़ जाते हैं। इन्हें इनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। ये तूने जो गिलास तोड़ा है ना, ये 10,000 का सेट था जिसे तूने ऐसे ही खराब कर दिया। तुम्हारी औकात भी है इसकी पैसे देने की। सीमा को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो हाथ जोड़कर वहाँ से चली जाती है और प्रिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया और सीमा का अब कॉलेज भी खत्म हो गया था और उनकी बातचीत अब बिल्कुल कम हो गई थी, क्योंकि सीमा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना था। सीमा खुद से बोलती है, मुझे अपने माता पिता के लिए सब कुछ करके दिखाना है और लोग अमीर गरीब का फर्क मुझे बताते हैं। मुझे उन्हें दिखाना है कि भेदभाव लोगों में नहीं, उनकी सोच में है। सीमा अपना सपना पूरा करने के लिए प्रिया से भी बात करना बहुत कम कर देती है ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। 3 साल बाद शहर में ये अफवाह उड़ती है कि प्रिया के पापा, जो शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स थे, उनके पास 2 नंबर का पैसा है और वो उस 2 नंबर के पैसे से अपने गोल्ड का सामान बनवा रहे हैं। इस बात को लेकर बहुत बड़ी खबर बन जाती है। गौर से देखिए दोस्तों इस ज्वेलर की दुकान को, ये वही है जो 2 नंबर का धंधा करके गरीब लोगों को ठगता है। प्रिया के घर पर रेड पड़ती है और रेड ऑफिसर्स उनके घर आ जाते हैं। हमें यहाँ चेकिंग करनी है, हमारे पास वारंट है। प्रिया के पापा इनकम टैक्स ऑफिसर को देखकर हैरानी से बोलते हैं, अरे ये लड़की तो सीमा है। नमस्ते अंकल, मैं यहाँ अपना काम करने के लिए आई हूँ। अरे बेटा, तू इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई, मगर मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे पास सारा 1 नंबर का पैसा है और मैंने अपना सारा गोल्ड उसी से बनवाया है बेटा। हमारे पास आपके खिलाफ कंप्लेंट है अंकल, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर चेकिंग करनी ही होगी। घर में तोड़फोड़ होनी शुरू हो जाती है। इतने में प्रिया आती है। वो देखती है कि उसकी दोस्त उसके सामने खड़ी थी और वो बहुत परेशान भी थी कि उसके पापा के खिलाफ इतनी बड़ी अफवाह है और वो जेल भी जा सकते हैं। तब प्रिया सीमा से बोलती है, सीमा कैसी है तू? तुझे तो पता है ना कि पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि वो तुझे भला बुरा कहते थे, अगर तू चाहे तो उस बात का बदला भी ले सकती है, मगर थोड़ा मेरा भी ख्याल रखना। प्रिया मैं अच्छी हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। प्रिया तूने मुझ पर बहुत एहसान किए हुए हैं और मैं तेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। रेड खत्म हो जाती है, किसी को कुछ नहीं मिलता।
बाकी ऑफिसर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन प्रिया के पापा को बहुत टेंशन थी क्योंकि वो जेल भी जा सकते थे और अभी मामला इसलिए शांत था क्योंकि रेड ऑफिसर्स को कुछ सबूत नहीं मिला था। अगले दिन सीमा ने कोर्ट में जाकर प्रिया के पापा के हित में फैसला दिया, उनकी बेगुनाही के सबूत दिखाए। माय लॉर्ड, ये 2 नंबर का पैसा नहीं कमाते, सिर्फ 1 नंबर का ही पैसा कमाते हैं। मैंने पूरी तहकीकात बहुत अच्छे से की है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। प्रिया के पापा बेगुनाह साबित हो जाते हैं। तब प्रिया के पापा सीमा के आगे हाथ जोड़ते हैं। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूँ मैंने आज तक तुझे बहुत बुरा भला कहा है और हमेशा अमीरी गरीबी में फर्क किया, लेकिन तूने ये साबित कर दिया कि तुझमें बहुत अच्छे संस्कार हैं। आज तूने मेरी जान बचा ली बेटा। कोई बात नहीं अंकल, मुझे इस बात की खुशी है कि आपके दिमाग से अमीर और गरीब का पर्दा हट गया। अमीर या गरीब कोई नहीं होता अंकल, सब भगवान बनाकर भेजता है। इसमें ना तो आपकी गलती होती है और ना ही हमारी। ये गलती तो सिर्फ सोच की है जो हमने अपने दिमाग में बना ली है। हाँ बेटा, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी शादी में जो भी सोना होगा ना, उसका सारा काम मैं संभाल लूंगा और तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही विदा करूंगा। अंकल, अभी अभी तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनी हूँ और अपनी शादी की बात भी कर दी। और सब एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अमीर या गरीब में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब अमीर गरीब से पहले एक अच्छे इंसान हैं और हमारा सबसे बड़ा काम है इंसानियत दिखाना। पिंकी, ओ पिंकी, मुझे 1 गिलास पानी देना बेटा, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। पूजा कपड़े धो रही थी। वो अपनी माँ की आवाज सुनती है कि उसकी माँ पिंकी से पानी मांग रही है, लेकिन पिंकी तो अभी सो रही थी। पूजा घड़े से पानी का गिलास भरती है और अपनी माँ को देने जाती है। माँ, ये लो पानी। तुझसे मांगा पानी मैंने? जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है, न हाथ धोती है न कुछ। आई बड़ी मुझे पानी देने वाली, इतनी काली है कि तेरे हाथ से ना कुछ चीज खाने का मन ही नहीं करता। माँ, मैं हाथ धोकर ही पानी लाई थी। मैंने कह दिया ना तुझे, मुझे नहीं पीना तेरे हाथ का कोई भी पानी। भाग जा यहाँ से, कलमुही कहेंगी। उन दोनों की आवाज सुनकर पिंकी की नींद खुल जाती है और वो बाहर आती है। हाँ, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह शोर कर रहे हो दोनों? ठीक से सोने भी नहीं देते। अरे बेटा कुछ नहीं, जा तू आराम से सो जा। पिंकी फिर सोने चली जाती है और आशा रसोई से खुद पानी लेने जाती है और देखती है तो रसोई में पानी नहीं था। पूजा, तूने अभी तक कुएं से पानी नहीं निकाला? सुबह से कपड़े धोने में ही लगी हुई है क्या? चल पहले कुएं से पानी निकाल कर रसोई में रख। जी माँ, मैं अभी पानी निकाल देती हूँ। और पूजा कुएं से पानी निकालने लगती है। पूजा 1 बाल्टी पानी निकाल देती है। जब वो दूसरी बाल्टी पानी की लेने के लिए कुएं में डालती है तो रस्सी टूट जाती है और पानी की बाल्टी कुएं में ही डूब जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? माँ तो मुझे अब बहुत मारेगी। तभी आशा भी बाहर आती है। ये कैसी आवाज थी? माँ, वो पानी के भार से रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। क्या? पानी की बाल्टी कुएं में गिर गई? जल्दी से उसे बाहर निकाल, मुझे अभी के अभी वो बाल्टी चाहिए। माँ, मैं अभी निकाल देती हूँ। पूजा को तैरना आता था और वो कुएं में कूद जाती है। पूजा के अंदर जाते जाते वो बहुत आगे निकल जाती है और वो एक तालाब से कहीं और बाहर निकलती है। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर दुनिया है, बिल्कुल सपनों के जैसी। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। दूसरी तरफ आशा देखती है कि पूजा अभी तक बाहर नहीं निकली थी। हे भगवान, आप करें कि ये अब बाहर कभी निकले ही ना। यहाँ पूजा किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गई थी। पूजा आगे चलने लगती है। वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे आग लगी थी। वहाँ एक चिड़िया थी। बेटा, यहाँ आग लगी है, इस आग को बुझा दो। मेरा पेड़ पर घोंसला है, नहीं तो मेरे बच्चे जल जाएंगे। पूजा आसपास से कुछ झाड़ियाँ तोड़ती है और उस आग को बुझा देती है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरे बच्चों को जलने से बचा दिया। तभी पूजा आगे बढ़ती है और आगे उसे एक आम से भरा हुआ पेड़ मिलता है।
बेटा, आम के फलों के भार से मेरी डालियां टूटने लगी है। मेरे ऊपर से पके हुए फल उतार कर मुझे हल्का कर दो बेटा। पूजा आम के पेड़ से पके हुए सारे फल उतार लेती है। धन्यवाद बेटा। पूजा आम के पेड़ से पके हुए सारे फल उतार लेती है। धन्यवाद बेटा। उसके बाद पूजा और आगे बढ़ती है तो उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखती है। अम्मा, आप यहाँ अकेली रहती हो क्या? हाँ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा, मेरा नाम पूजा है। वो मैं कुएं से बाल्टी लेने के लिए कुएं में उतरी थी, लेकिन मैं यहाँ पहुँच गई। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरा थोड़ा सा काम कर दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ अम्मा जी, मुझे तो सारा काम करना आता है। आप आराम से बैठो, मैं आपका सारा काम कर देती हूँ। पूजा उस बूढ़ी औरत के सारे काम कर देती है और उसे खाना बनाकर भी देती है। ये लो अम्मा, खाना बन गया है, आप खा लीजिए। बूढ़ी औरत वो खाना खाती है। अरे वाह, मजा ही आ गया। तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है बेटा। अम्मा, अब मुझे घर जाना है। मेरी माँ चिंता कर रही होगी कि मैं कहाँ रह गई। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। चलो मेरे साथ चलो। और वो बूढ़ी औरत पूजा को एक झरने के पास ले जाती है। जाओ बेटा, उस जादुई झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। और वो अपनी शक्ति से उसे बाल्टी भी देती है जो कुएं में गिरी थी। और जैसे ही पूजा झरने के नीचे जाती है तो पूजा के हाथ गले में सोने के आभूषण आ जाते हैं और उसकी बाल्टी भी सोने से भर जाती है। फिर वो बूढ़ी अम्मा सीधा उसे पूजा के घर पहुंचा देती है। पूजा को देखकर पिंकी जोर से चिल्लाती है, माँ, माँ, देखो ये पूजा आ गई। आशा उसे सोने के आभूषण पहने देख दंग रह जाती है। ये तो असली सोने के हैं, तो ये बता, तू ये सब लाई कहाँ से है? जल्दी बता। जादुई बूढ़ी अम्मा ने दिए हैं। जादुई अम्मा? मुझे भी पता वो कहाँ रहती है। मैं भी सोने के आभूषण लाऊंगी और तुझसे ज्यादा। कहाँ रहती है वो? जल्दी बता। हाँ, जल्दी बता। पिंकी बेटा, तू भी भर भर कर सोना लेकर आना। वो कुएं में रहती है। जा बेटा, जल्दी से बहुत सारा सोना लेकर आना। पिंकी कुएं के अंदर कूद जाती है और कुएं के नीचे जाती है और वो उस तालाब से निकलती है। अरे, ये मैं कौन से जंगल में आ गई हूँ? क्या वो जादुई बुढ़िया यहीं रहती होगी? चलो आगे चलकर देखती हूँ। पिंकी आगे जाती है। उसे वो चिड़िया मिलती है। बेटा, इस आग को बुझा दो। इस पेड़ पर मेरा घोंसला है। अगर ज्यादा आग बढ़ गई तो मेरे बच्चे जल जाएंगे। ना भाई ना, मैं तेरे बच्चों को बचाने के चक्कर में अगर मेरे हाथ जल गए तो मैं फिर सोना कैसे लेकर जाऊंगी? और वो वहां से आगे बढ़ जाती है। आगे उसे वहां एक आम का पेड़ मिलता है। बेटा, इतने सारे फलों के भार से मेरी डालियां टूटने लगी हैं। तुम मुझे मेरे पेड़ से पके हुए फल उतार दो तो मेरा भार कम हो जाएगा। अरे, मैं यहाँ कोई आम खाने नहीं आई हूँ जो तुम्हारे फल उतारूं। और पिंकी आगे बढ़ जाती है। आगे उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। क्या यहाँ कोई जादुई बूढ़ी अम्मा है? बूढ़ी अम्मा पिंकी की आवाज सुनकर बाहर आती है। हाँ बेटा, कौन हो तुम? मेरा नाम पिंकी है। मैं पूजा की बहन हूँ। मैं ना यहाँ पर सोना लेने आई हूँ। अच्छा बेटा, मुझे भूख लगी है। पहले मेरे लिए थोड़ा खाना बना दे। बहुत से काम ऐसे ही पड़े हैं। अगर तुम कर दोगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे ना कोई काम वाम नहीं करना आता है। मैं बस यहाँ पे सोना लेने के लिए आई हूँ। ठीक है बेटा। और वो पिंकी को उस झरने के पास ले जाती है। जाओ बेटा, उस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। पिंकी के ऊपर जैसे ही झरने का पानी गिरता है तो उसका मुंह काला हो जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा रंग काला क्यों हो रहा है? मुझे सोने के आभूषण चाहिए थे। बेटा, ये जादुई झरना है। जिसका मन जैसा होता है उसे वही मिलता है।
पूजा बेटी का मन तो साफ और शुद्ध सोने की तरह था, इसलिए उसका रंग साफ हुआ और उसे शुद्ध सोना मिला। लेकिन तुम्हारा मन काला है, तुम कभी दूसरों की मदद नहीं करती, इसलिए इस जादुई के झरने ने तुम्हारे चेहरे पर कालख पोत दी है और तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। और बूढ़ी औरत के जादू से पिंकी काली होकर अपने घर पहुंचती है।